देखो यार, अब हमें 1917 ईस्वी की क्रांति को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1917 ईस्वी की क्रांति क्यों हुई थी। क्योंकि देखो यार, 1905 ईस्वी के बाद क्रांति कभी भी हो सकती थी, 1910 में, 1912 में या 1914 ईस्वी में, लेकिन ये क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ। इसका कुछ न कुछ कारण होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के कारण को। तो देखो यार, रूस के 1917 ईस्वी के क्रांति के कई कारण हैं। पहला, जार का निरंकुश शासन। क्योंकि देखो यार, 1917 ईस्वी से पहले रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था और रूस का जो राजा था वो जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा था, जिससे जनता की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। दूसरा, किसानों की दयनीय स्थिति। क्योंकि देखो यार, रूस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसान का था और किसानों के पास पैसे का अभाव था, लेकिन राजा किसान से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, जिस वजह से किसान की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तीसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति। क्योंकि देखो यार, रूस में मजदूरों से काफ़ी ज़्यादा काम करवाते थे और पैसा बहुत ही कम देते थे और मजदूरों को कोई अधिकार भी नहीं दिया गया था, जिस वजह से मजदूरों की स्थिति भी खराब हो गई थी। चौथा, औद्योगिकरण की समस्या। क्योंकि देखो यार, रूस में बहुत ही कम जगह पर फैक्ट्री थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार थे और राष्ट्रीय पूंजी का भी अभाव था, जिस वजह से रूस में नई फैक्ट्रियाँ खुल नहीं रही थी। पांचवा, रूसीकरण की नीति। क्योंकि देखो यार, रूस में कई जाति के लोग रहते थे, जैसे कि स्लाव, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी इत्यादि, और ये सभी अलग अलग भाषा बोलते थे और इन सब का रीति रिवाज भी अलग था। लेकिन रूस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या स्लाव जाति की थी, लेकिन राजा ने नियम बनाया कि सभी जनता को रूसी भाषा बोलना पड़ेगा, रूसी पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा और रूसी रीति रिवाज के साथ रहना पड़ेगा, जिस वजह से जनता के मन में राजा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। छठा, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। क्योंकि देखो यार, कार्ल मार्क्स के विचारों से रूस की जनता काफ़ी प्रभावित हुई थी, जिस वजह से 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना भी हुई थी, जो राजा के खिलाफ लड़ना चाहता था। लेकिन ये पार्टी 1903 ईस्वी में दो भागों में टूट गई, मेनसेविक और बोल्शेविक। तुम इस दोनों को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मेनसेविक पार्टी थी वो अमीर लोगों की पार्टी थी और जो बोल्शेविक पार्टी थी वो गरीब मजदूर किसान लोगों की पार्टी थी। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग भी थे, जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय, जिन्होंने वार एंड पीस जैसे पुस्तकों की रचना की थी, जिसको पढ़कर मजदूर और किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। सातवां, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्योंकि देखो यार, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। इसमें रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था और इस युद्ध में लड़ने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि रूसी जनता सभी कुछ भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए और राजा का समर्थन करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध में रूसी सेना की हार होने लगी, क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। लेकिन युद्ध के बीच में जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया, जिस वजह से पूरा दरबार खाली हो गया और जार निकोलस द्वितीय की अनुपस्थिति का फायदा उसके राजगुरु रासपुटिन ने उठा लिया। रासपुटिन ने जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना को पटा लिया। देख रहे हो यार, रासपुटिन तो कार्ल मार्क्स से भी बड़ा लौंडियाबाज है। तो मेरा मतलब है कि रासपुटिन को जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना से प्रेम हो गया था, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई थी। तो देखो यार, ये सब थे 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के कारण। इन सब वजहों से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति हुआ था। तो अब हम समझ लेते हैं 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति को। तो देखो यार, रूस में 1917 ईस्वी में दो क्रांतियाँ हुई थी। पहला फरवरी की क्रांति और दूसरा अक्टूबर की क्रांति। तो सबसे पहले हम समझते हैं फरवरी की क्रांति को। तो 7 मार्च 1917 ईस्वी को और पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड की सड़कों पर किसान और मजदूरों ने हाथ में लाल झंडा लेकर जुलूस निकाला और उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। और ठीक एक दिन बाद 8 मार्च को महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी दो की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। पूरे रूस में सिर्फ लाल झंडा ही दिख रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद जार निकोलस द्वितीय ने सेना से कहा कि सभी आंदोलनकारियों पर गोली चला दो, लेकिन सेना ने भी राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दी। तो देखो यार, ये थी फरवरी की क्रांति, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना 27 फरवरी 1917 ईस्वी को घटी थी। इस तरह से रूस में रोमनोव राजवंश के जारशाही का अंत हो गया। और ठीक 3 दिन बाद 15 मार्च 1917 ईस्वी को लोवाब के नेतृत्व में एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। लेकिन जो लोवाब था वो देश को अच्छे से चला नहीं पा रहा था, क्योंकि जो लोवाब था वो मेनसेविकों का नेता था, जिसे तुम अमीरों का नेता भी कह सकते हो, जिस वजह से जनता लोवाब से परेशान हो चुकी थी और बुर्जुआ की सरकार गिर गई। बुर्जुआ के सरकार के गिरने के बाद समाजवादी सरकार का गठन हुआ और केरेंस्की को राजा बनाया। अब जो केरेंस्की था वो रूस में जनता के लिए काम तो कर रहा था, लेकिन गरीब मजदूर किसानों की स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा था। तभी उसी समय रूस में एक भाई साहब की एंट्री होती है, जिसका नाम था लेनिन। तो अब ये लेनिन कौन है? तो लेनिन एक साम्यवादी इंसान था
जो गरीब मजदूर किसानों के हित के लिए लड़ता था, क्योंकि लेनिन कार्ल मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित था। लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को रूस के सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। लेनिन 1905 ईस्वी की क्रांति में भी शामिल था, लेकिन 1905 ईस्वी की क्रांति में लेनिन के बड़े भाई ने जार अलेक्जेंडर को मार दिया था, जिस वजह से जार निकोलस द्वितीय ने लेनिन के बड़े भाई को गोली मार दी थी। इसलिए लेनिन जारशाही का कट्टर दुश्मन बन गया था और जार निकोलस द्वितीय ने लेनिन को रूस छोड़ने के लिए कहा था। इसलिए 12 साल से लेनिन स्विट्जरलैंड में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जार निकोलस द्वितीय के गद्दी त्यागने के तुरंत बाद लेनिन फिर से जर्मनी की सहायता से रूस आ जाता है और लेनिन रूस आते ही जनता से कहा कि जिस वजह से जनता ने इतना बड़ा क्रांति किया उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जनता की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी ही है। और लेनिन ने कहा कि अभी क्रांति खत्म नहीं हुई है, अभी एक और क्रांति होगा। और लेनिन की बातों को सुनकर जनता ने एक और क्रांति किया, अक्टूबर की क्रांति। तो अब हम समझते हैं अक्टूबर की क्रांति को। तो देखो यार, जब लेनिन अप्रैल 1917 ईस्वी में रूस पहुंचा तो उसने देखा कि मजदूरों की हालत वैसी की वैसी ही है। और ये सब देखकर लेनिन ने बोल्शेविक दल का बैठक किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से भी प्रसिद्ध है। लेनिन ने इस बैठक में 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। मतलब कि लेनिन ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं सभी को खेती करने के लिए जमीन दूंगा और रूस के साथ जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है उन सबको बंद करवाकर शांति से सभी लोग रहेंगे, और जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है उसे रोटी भी दूंगा। अब देखो यार, लेनिन 1905 ईस्वी की क्रांति में भी मजदूरों की तरफ से लड़ा था, इसीलिए गरीब मजदूर किसानों ने सोचा कि लेनिन हमारे लिए ही सोचेगा, जिस वजह से सभी गरीब किसान मजदूर लेनिन का साथ देने लगे। जिस वजह से लेनिन ने बल का प्रयोग करके केरेंस्की की सरकार को हराने का फैसला किया। तो देखो यार, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को और पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को लेनिन ने सेना और जनता दोनों के साथ मिलकर पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से केरेंस्की की पूरी पावर खत्म हो गई और उसकी सरकार गिर गई और केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस तरह से रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, वो पूरी हो गई। अब देखो यार, शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई थी और विश्व में पहली बार शासन का सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आई थी। इसलिए रूस की जनता ने लेनिन को राजा बनाया और लेनिन ने अपने दोस्त ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री बनाया, क्योंकि जो ट्रोट्स्की था वो भी अक्टूबर की क्रांति में शामिल था और ट्रोट्स्की भी साम्यवादी इंसान था। अब देखो यार, लेनिन सत्ता में आते ही रूस के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि लेनिन ने जनता से वादा किया था कि उसकी सरकार आते ही सभी को भूमि, शांति और रोटी मिलेगी। सबसे पहले लेनिन ने पूरी तरह से रूस में युद्ध बंद करवाया और प्रथम विश्व युद्ध से रूस के सभी सैनिकों को वापस बुला लिया। और लेनिन ने जर्मनी के साथ एक संधि किया, जिसका नाम ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है। इस संधि में फैसला लिया गया कि जर्मनी रूस पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि रूस शांति चाहता है। लेकिन इस संधि से पहले रूस ने युद्ध में जर्मनी का बहुत नुकसान किया था, जिस वजह से नुकसान की भरपाई करने के लिए रूस ने लगभग 1/4 जमीन जर्मनी को दे दिया। अब देखो यार, लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, इसीलिए अपना पूरा ध्यान रूस की समस्याओं पर लगा रहा था। और इसी समय रूस में गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस, इन सब ने मिलकर रूस पर आक्रमण कर दिया। परंतु लेनिन इन सब से डरा नहीं और इन सब का सामना साहस पूर्वक किया। लेनिन ने ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल सेना का गठन किया, जिसका नाम था लाल सेना। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमलों का सामना किया। वहीं दूसरी तरफ गृह युद्ध और आंतरिक विद्रोह को रोकने के लिए एक गुप्त पुलिस संगठन बनाया, जिसका नाम था चेका। यह अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेता था। अब देखो यार, लेनिन राजा बनने के बाद 2 मुख्य काम किया। पहला लाल सेना का गठन किया और दूसरा चेका का गठन किया। जो चेका था वो आंतरिक मामलों से निपटता था और लाल सेना बाहर से आक्रमण करने वालों से निपटता था, जिस वजह से रूस अब पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था। और जब रूस पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था तो लेनिन ने 1918 ईस्वी में एक नया संविधान बनाया और रूस का नाम बदलकर सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, जिसे USSR भी कहा जाता है, मतलब कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, रखा गया। लेनिन ने 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया, क्योंकि इससे पहले रूस में गरीब मजदूर किसानों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेनिन ने उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया, मतलब कि पहले फैक्ट्री के मालिक का मनमर्जी चलता था और अब मजदूरों का मनमर्जी चलता है। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल रख दिया। लेनिन ने शिक्षा में सुधार किया और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। लेनिन ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया और जारशाही लोगों को बड़े बड़े पदों से हटा दिया। और लेनिन ने एक लाल रंग का अलग झंडा बनवाया, जिस पर हंसुआ और हथौड़ी का चित्र था। लेनिन ने अमीरों से जमीन छीनकर किसानों और गरीबों में बांट दिया, जिस वजह से अमीर लोगों ने लेनिन की काफ़ी बुराई भी किया था।
लेकिन लेनिन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब देखो यार, लेनिन गरीब मजदूर किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था, जिससे लगभग पूरे रूस की जनता काफ़ी खुश थी। लेकिन देखो यार, लेनिन तो भगवान है नहीं, वह भी एक इंसान है और गलती इंसान से होती ही है। और लेनिन से एक बहुत बड़ा गलती हो गया। रूस में फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा था और खेती से भी बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। इसीलिए लेनिन ने फैक्ट्री पर रोक लगा दिया कि उत्पादन ज़्यादा नहीं होना चाहिए और किसानों से ज़बरदस्ती अनाजों की वसूली करने लगा। ज़बरदस्ती वसूली के कारण किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से 1920 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई और करोड़ों लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न आ खड़ा हुआ। राज्य और विदेशी सहायता के बावजूद काफ़ी लोग भूख प्यास से मरने लगे और चारों तरफ लेनिन के विरोध में नारे भी सुनाई पड़ने लगे। तब जाकर लेनिन को महसूस हुआ कि उसने कुछ गलती कर दी है और लेनिन अपनी गलती को सुधारने के लिए एक नया नीति बनाया, जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। तो अब हम नई आर्थिक नीति को समझ लेते हैं। तो लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतन और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। लेकिन जो ट्रोट्स्की था, वो गर्म खून का इंसान था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया में एक साथ समाजवादी व्यवस्था लागू हो जाए, जिस वजह से लेनिन ने रूस में कुछ गलत कदम उठा लिए थे। लेकिन लेनिन को ये समझ में आ गया था कि एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक नई आर्थिक नीति बनाई, जिसमें कुछ प्रमुख बातें कही गई थी। पहला, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया और बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा, जमीन राज्य की है, लेकिन फिर भी जमीन का उपयोग किसान कर सकते हैं। तीसरा, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। चौथा, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और निर्णय या क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। मतलब कि उद्योगों का बंटवारा कर दिया गया और अब फैक्ट्री के मालिक अपने कामों का निर्णय खुद ही ले सकते हैं। पांचवा, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। छठा, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। सातवां, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। और आठवां, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझना चाहो तो मालिक और मजदूरों को आज़ादी मिल गई कि तुम्हारा मन जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हो। अब राजा से पूछने की जरूरत नहीं थी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति के द्वारा उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया और कहा कि 3 कदम बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के बराबर है। और 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। लेनिन के मृत्यु के बाद ये समस्या खड़ी हो गई कि अब रूस का राजा कौन बनेगा और बहुत सारे लोग आपस में लड़ने लगे। लेकिन स्टालिन को जीत मिली और लेनिन के मृत्यु के बाद रूस का राजा स्टालिन बना। स्टालिन एक तानाशाही राजा था। तानाशाही मतलब उसका जो मन करेगा वह वही करेगा। जब स्टालिन राजा बना तो उसने 1929 ईस्वी में ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री के पद से हटा दिया और 1930 ईस्वी के दशक में लगभग सभी नेता को मार दिया जिन्होंने रूस की क्रांति में और उसके बाद के दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्तिशाली देश बना दिया था और आज भी रूस दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि शीत युद्ध क्या होता है। तो वैसा युद्ध जिसमें किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि बातों से ही लड़ाई होता है, शीत युद्ध कहलाता है। और यह युद्ध अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। अब देखो यार, तुम लोग तो रोज ही शीत युद्ध देखते होंगे। गांव में 4 गाली इधर से 4 गाली उधर से, लेकिन मारपीट नहीं होता है, बस गाली ही गाली। इसकी माँ की पैर छूकर प्रणाम करूं। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दो यार, तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।